हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। तो आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो नीलिट सोसाइटी के जो एग्जाम्स हैं उसका जो आपका M2R5 का जो मॉड्यूल है उसके बारे में मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसकी सिलेबस क्या है और इसके बारे में मैं किस किस तरीके से वीडियो अपलोड करूंगा, या ऑलरेडी भी मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उनके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप हैं चैनल पर नए तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है, हमारे M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ये सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो इसके अंदर यूनिट्स में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली यूनिट है जिसके अंदर बात की गई है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया है। वेब डिजाइनिंग का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस यूनिट में कवर किया गया है। सेकेंड यूनिट है, इसके बारे में आपको एडिटर्स की नॉलेज दी हुई है, यानी अगर आप कुछ भी कोडिंग करते हो, फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारा अगर आपको कोडिंग करनी होती है तो कौन कौन से एडिटर आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता होगा नोटपैड, सबलाइन, कोई विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता है, कोई नोटपैड प्लस प्लस यूज करता है, तो ये सारे होते हैं एडिटर, यानी जिनके अंदर हम कोडिंग करते हैं या फिर टाइपिंग करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, अपनी फाइल को, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो ये सारी नॉलेज इस यूनिट के अंदर दी गई है। अगली यूनिट है आपकी HTML, और आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML की यूनिट के बारे में बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और HTML के बारे में आई होप कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया जैसे जैसे मैंने बताया है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए। और हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका भी करता हूँ रिप्लाई। तो आज की ये जो तीसरी यूनिट है HTML, इसके ऊपर ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल होने वाला है। तो इस यूनिट के अंदर जो पूरा सिलेबस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और उस सिलेबस को मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स के अंदर, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, ये बड़ी यूनिट है, तो इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स के अंदर। तो पहले पार्ट में क्या क्या कराऊंगा, सेकंड पार्ट में मैं क्या क्या कवर करूंगा, वो सारी डिटेल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगली यूनिट की बात कर ले तो अगली यूनिट में अगर हम देखेंगे तो अगली यूनिट है हमारी CSS। HTML होता क्या है, HTML का कोड किस तरीके से चलता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और उसमें प्रैक्टिकली ही भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। जितने भी टैग बताऊंगा, जो भी डेफिनेशंस बताऊंगा, सारी मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। पहले मैं उनको समझाऊंगा, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और अगर हाँ आप कर रहे हैं ये कोर्स, हिंदी मीडियम अगर आपका है, तो जरूर आप मुझे बताइए, आप अपनी ईमेल आईडी छोड़िए, मैं आपको हिंदी मीडियम में भी लिखने में आपकी हेल्प करूंगा। और हाँ, जितने भी मैं पोल करता हूँ प्लीज आप उनका आंसर दीजिए, और जो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती है, अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो वो वीडियो आप तक आने लगेंगी, जो वीडियो मेरी पुरानी आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, और बेल आइकन दबाने से भी उनकी नोटिफिकेशन आने लगती है। तो चलिए, यूनिट है अगली, यूनिट नंबर 4, उसका नाम है CSS, जिसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल सीट। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, अब सोचिए आपको घर बनाना है, तो HTML से आपने घर बना लिया वेब पेजेस का, लेकिन उसको सुंदर बनाना है, उसके अंदर आपको कुछ क्रिएटिविटी करनी है। जैसे घर के अंदर हमें इंटीरियर लगाना होता है, बहुत सारे फर्नीचर्स लगाने होते हैं, जिससे हमारा घर बन जाता है सुंदर। तो उसी तरीके से अगर आपको वेबसाइट के अंदर भी लुक एंड फील देना है, तो वो आपका सारा काम करती है CSS। CSS को इसमें दो यूनिट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहली यूनिट है आपकी CSS और दूसरी यूनिट है CSS फ्रेमवर्क। ये भी मैं लेटर ऑन वीडियोस में कवर करूंगा। उसके बाद अगली यूनिट है जावास्क्रिप्ट। ये इसके अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस आपका जावास्क्रिप्ट का नहीं है। इस वीडियो का जो ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वो जावास्क्रिप्ट का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो मैं जावास्क्रिप्ट के वो डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा अगले किसी भी वीडियो में। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए मेनली यूज होती है, और इसके अंदर ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर आपको सिंपल सिंपल आपको कोडिंग के प्रोग्राम आ सकते हैं, या फिर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है ये पूछा जा सकता है। उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। तो अगली यूनिट है आपकी फोटो एडिटर।
फोटो एडिटर के बारे में आपको पता होगा, जो कई सारे एडिटर होते हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज इस यूनिट के अंदर दी गई है। इमेजेस के ऊपर काम किस तरीके से होता है। अगली यूनिट के बारे में करें बात, तो ये है आपकी वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसमें आपका जो भी वेब पेजेस बनते हैं उनको पब्लिश किस तरीके से करते हैं, रन कैसे करते हैं, सर्वर पर डिप्लॉय कैसे करते हैं, या फिर हम ब्राउजिंग किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो ये है आपका सिलेबस, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जो आपका मॉड्यूल है M2R5। अगर आप नए सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो आपका रिवीजन 5 है, यानी M2R5। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर ए लेवल के स्टूडेंट हैं, ये आपका सब्जेक्ट होता है कंपलसरी। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस क्लास में, HTML के बारे में। तो HTML वाले सेक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा HTML का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर टैग बताऊंगा, फॉर्मेटिंग के टैग होते हैं, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट होते हैं, इमेजेस कैसे लगती हैं, टेबल्स कैसे बनती हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट होती हैं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट वीडियो में। जबकि सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, HTML5 के कौन से कंट्रोल होते हैं, कौन कौन से वैलिडेशन हम लगा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा सेकंड यूनिट के अंदर। तो सेकंड वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड होगा, उसको भी मैं आपको अपलोड करके उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो आई होप कि दोनों वीडियो आप देखेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और अनाउंसमेंट दे देता हूँ, इससे पहले मैं इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे देता हूँ कि मैं आई होप इस संडे से, जो कमिंग संडे है, मैं लाइव क्लासेस प्लान कर रहा हूँ। तो जो लोग भी मेरी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर, मैं एक पोल करूँगा, उस पर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ और किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं स्टार्ट करूँ। पहले तो मैं ये जो आपका M2R5 मॉड्यूल है इसके ऊपर ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं पाइथन के ऊपर भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो मुझे आपके सजेशन जरूर चाहिए और किस टाइम पे मैं वो स्टार्ट करूं। इस कमिंग संडे से मैं वो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइव क्लास ओ लेवल की। और अगर ए लेवल के स्टूडेंट भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने ऐसे सब्जेक्ट जो ओ लेवल में नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैं एक क्लास ले सकता हूँ। तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस वीडियो के बाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन या इस चैप्टर के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ अबाउट दिस HTML। तो वो है थियोटिकल, उसके बाद मैं चलूंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन टू HTML क्या है बेसिकली। तो HTML इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी आप सोचो, आपको घर बनाना है तो आपको ईंटें चाहिए, सीमेंट, मटेरियल, ये सारी चीजें चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको वेब पेजेस क्रिएट करने हैं तो सबसे कोर डॉक्यूमेंट जो होता है, यानी सबसे फंडामेंटल चीज जो होती है, वो होती है आपकी HTML, राइट। HTML के अंदर आप टेक्स्ट एज इट इज भी प्लेस कर सकते हो, आप उसको टैग की फॉर्मेट से उसको आप अरेंज भी कर सकते हो, है ना। तो ये होती है आपकी वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो आपको सबसे बेस मटेरियल चाहिए, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वो है आपका बेस HTML। अब बात करते हैं कि ये HTML फाइल आपकी बनती कैसे है। तो मैं बता देता हूं कि अगर आप अपनी फाइल का एक्सटेंशन रखते हो .html या फिर HTM, तो वो फाइल आपकी HTML फाइल बन जाती है। यानी आप उस फाइल को अगर आप सेव करते हो .html से, यानी अगर आप सपोज आपने टेस्ट नाम की फाइल बनाई और आपने उसका एक्सटेंशन रख दिया test.html, तो फिर वो आपकी HTML फाइल बन जाती है। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। ये फाइल जब HTML बन जाती है तो फिर ये ब्राउजर में ओपन हो सकती है। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने वर्ड की फाइल बनाई है तो आप उसको MS वर्ड में खोल सकते हो, उसका एक्सटेंशन होता है .doc। उसी तरीके से एक्सेल की फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन होता है XLS या XLSX, वो आपके एक्सेल सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपकी HTML फाइल है तो वो फिर आपकी ब्राउजर में ओपन होती है। ब्राउजर आपको पता होगा, कई सारे ब्राउजर हमारे लैपटॉप या फिर मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल का हम क्रोम बहुत यूज करते हैं जनरली, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, बहुत सारे आपके ब्राउजर होते हैं। उन ब्राउजर के अंदर हम इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो हो जाती है हमारी फाइल एज ए वेब पेज ओपन। तो ये होती है प्रॉपर्टी अगर आपने बनाई है अपनी फाइल .html। उसके बाद बात करते हैं कि HTML जो लैंग्वेज है वो आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आप उसको स्मॉल केस में लिखिए या फिर आप कैपिटल केस में लिखिए, दो में वो काम करती है।
अगर आप किसी टैग को सपोज उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो वो टैग आपका काम नहीं करता, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप CSS भी लगा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं और HTML भी लगा सकते हैं। तो यानी HTML का आपका डॉक्यूमेंट ऐसा होता है, उसके अंदर आप उसी फाइल के अंदर आप CSS और जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो और आप उनको अलग फाइल बनाकर भी रख सकते हो और वहां से बाद में आप उनको ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये अलग से फाइल किस तरीके से बनती है, जब मैं करूंगा वीडियो अपलोड CSS के ऊपर तो बताऊंगा कि CSS की प्योर जावा फाइल आप किस तरीके से बना सकते हो और जो CSS का कोड आप HTML में लगा रहे हो उस कोड को आप आउटसाइड भी कैसे लगा सकते हो। और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम अब एक प्योर जावा फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं और उसको अपने पेज के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा जब मैं इनके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। जावास्क्रिप्ट का वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूं, बट CSS के वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि जो HTML के जो पेजेज हैं, मल्टीपल पेजेज, वो आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे आपको पता होगा अगर आपकी कोई वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज नहीं होता, बहुत सारे वेब पेज होते हैं। जैसे अगर आपने कोई साइट खोली होगी तो उसके अंदर होम पेज, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो वो पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, उनको बोलते हैं लिंक क्रिएट करना। तो वो लिंक कैसे क्रिएट होते हैं वो सारा मैं प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाऊंगा, उनको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आई होप कि ये जो मैंने थियोरटिकल चीजें आपको बताई समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, तो अब आ चुके हैं हम प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ये देखिए मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, उसका नाम है HTML डेमो। आप कहीं पर भी जो भी आपके लैपटॉप में लोकेशन हो, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप या फिर C ड्राइव, D ड्राइव, जहां पर भी लगता है कि आप अपनी HTML फाइल स्टोर करना चाहते हैं आप वहां पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्यों ये फोल्डर बनाया, क्योंकि मैं जितनी भी फाइल अपनी HTML की चाहता हूँ एक साथ करना, तो मैंने उसके लिए एक फोल्डर बना लिया। तो इस फोल्डर के अंदर आप HTML फाइल बना सकते हो। HTML फाइल किस तरीके से बनाते हैं वो मैं बेसिक से आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाते हैं, देखिए आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आप जाना न्यू, न्यू के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये बन गया आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके बाद अगर आपको इसमें कोडिंग करनी है, बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। नोटपैड में क्या होता है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए बेटर रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप कोई और एडिटर इसमें इंस्टॉल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, समलाइन, जो भी आप कोड यूज करते हैं, जो भी आप एडिटर यूज करते हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको कोडिंग किसी दूसरे एडिटर में करके दिखा दूंगा। तो इसके अंदर भी आप टाइप कर सकते हैं नोटपैड में और आप दूसरा एडिटर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करेंगे, मैं इसको फाइल को अभी कर देता हूं क्लोज। यहां से आप राइट क्लिक करके इसको करिए ओपन विद। ओपन विद में आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे, नोटपैड में खोलनी है फाइल, विजुअल स्टूडियो कोड में खोलनी है, या और भी अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे होंगे तो उनके नाम यहाँ पर आने लगेंगे। मैं अभी कंफर्टेबल आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं तो मैंने कर रखा है नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल। इसके अंदर मैं आपको कोडिंग करके दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी नोटपैड प्लस प्लस में। कुछ बेनिफिट्स हैं नोटपैड प्लस प्लस के ओवर नोटपैड, जैसे आप इसमें अंडू कर सकते हो, आपकी फॉर्मेटिंग भी इसमें आ जाती है, कई सारे टैब आपके ओपन हो जाते हैं, मल्टीपल टैब आप देख सकते हो। उसमें क्या होता था, आप एक फाइल में काम कर रहे हो तो वही फाइल हमारी आपको दिखती है, और मल्टीपल जो फाइल हैं वो आपको दोबारा से ओपन करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई सारे आपको यहाँ पर टैब दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे फायदे इसके अंदर आ जाते हैं। तो अभी हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये भी HTML डॉक्यूमेंट नहीं बना जब तक मैं इसका एक्सटेंशन .html नहीं दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके अंदर कंफ्यूजन होगा आपके माइंड में कि अगर मैं इसके अंदर HTML टैग ही ना लगाऊं एक भी तब क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैंने इसके अंदर सिर्फ अपना नाम लिख दिया देखिए, तो भी अगर मैं इसे .html एक्सटेंशन से सेव कर लेता हूं तब भी ये फाइल मेरी HTML फाइल मानी जाएगी। यानी आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर आपका टैग नहीं भी हो तब भी इसको वो कंटेंट की तरह से ट्रीट करता है। सिर्फ इसका जो एक्सटेंशन है वो आपका .html एक्सटेंशन होना चाहिए। लेकिन फिर ये आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे, उसको अरेंज नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं कर पाओगे, तो वो काम करना पड़ेगा आपको HTML टैग की हेल्प से। तो वो कौन कौन से टैग हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अब हम बात करते हैं HTML टैग हम किस तरीके से लगाते हैं HTML फाइल में। तो सबसे पहले हमारे पास टैग होता है HTML टैग। इसको मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर देता हूँ। HTML के अंदर आपके दो तरीके के टैग होते हैं। जो पेयर टैग होते हैं, यानी पहले वो स्टार्टिंग होती है उस टैग की और फिर उसकी क्लोजिंग होती है। तो उस टैग के अंदर मैं जितना भी कंटेंट लिखता हूँ वो कंटेंट के ऊपर वो टैग अप्लाई हो जाता है। कुछ टैग की जो है हमारे क्लोजिंग नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल हम BR टैग हो गया, ऐसे कई सारे टैग होते हैं जिनकी हमारी क्लोजिंग नहीं होती। तो HTML सबसे पहले स्टार्ट में टैग लगेगा और उसके बाद आप इसको क्लोज करोगे लास्ट में HTML। तो ये यानी यहाँ से मेरा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मेरा HTML डॉक्यूमेंट खत्म हो गया। इसके अंदर जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा वो HTML का कंटेंट माना जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर अपना नाम, लेट्स सी, ये मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख दिया। तो यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कंटेंट है, ये आपका HTML के अंदर आ गया। दूसरी बात, अभी हम कुछ टैग हैं, कुछ ऐसे पुराने टैग हैं जो आपके HTML5 में अब नहीं चलेंगे। पहले हम HTML4 यूज करते थे, अब हम HTML5 यूज करते हैं। तो कई सारे टैग हम पढ़ेंगे बट वो हम रिकमेंड नहीं करते थे, हम उनको टैग को लगाना चाहिए। तो ये हो गया मेरा कंटेंट टैग की आदेश। सबसे पहले हम एक वेब पेज, इसको एज ए वेब पेज बनाना चाहता हूं मैं, और फिर देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या वो मेरा वेब पेज में डिस्प्ले हो जाएगा, यानी वेब ब्राउजर में मेरा वो डिस्प्ले हो सकता है। तो अभी स्टिल ये जो फाइल है वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप इसका एक्सटेंशन देख पा रहे होगे, अभी भी .txt फाइल है। तो आपको इसको HTML फाइल कैसे बनाना है, हम इसको करते हैं सेव। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव एज, और सेव एज में जाने के बाद इसका जो लोकेशन है वो मैं चेंज कर देता हूँ। अभी बाई डिफॉल्ट HTML डॉक्यूमेंट वाला जो लोकेशन था मैं वहाँ पर इसको ले जाता हूँ। तो मैं गया डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मैंने ले लिया HTML डेमो फोल्डर और यहाँ पर मैं इसका नाम अब दे देता हूँ। अब याद रखना, अगर आप डबल कोट्स के अंदर नाम दोगे तो कई बार क्या होता है कि ये जो TXT डॉक्यूमेंट है इसका नाम a.html सपोज मैंने रखा, तो वो a.html नाम बन जाता है बट एक्सटेंशन फिर भी .txt रहता है। अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे तो ये कभी नहीं होगा। जो पहले वाला पार्ट है वो रहेगा आपका नेम, और जो सेकेंड पार्ट है जैसे मैंने इसमें दिया है .html, ये बन जाएगा आपका एक्सटेंशन। तो ये फाइल मैंने बना ली है test.html नाम की। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, और अब देखिए नाम चेंज करते ही बाय डिफॉल्ट जो उसका कंटेंट है वो डिफरेंट साइज में आ गया। ये मेरे एडिटर की प्रॉपर्टी है। अब चलिए इस फाइल को खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं जहां पर हमारा फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक ब्राउजर वाली फाइल आपको दिख रही है। जो टेस्ट फाइल है वो अब ब्राउजर सिंबल के साथ आ चुकी है। इसका मतलब ये फाइल अब HTML फाइल बन चुकी है। इसकी अगर आपको आउटपुट देखनी है तो अब आप इसे राइट क्लिक करके ब्राउजर में खोल सकते हैं। तो मैं ब्राउजर में खोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम। अब देखते हैं, अब आप देख रहे होगे तो यहाँ पर ये टैग की आदेश, जो मेरा कंटेंट था वो मेरा ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की, और कौन कौन से टैग हम लगा सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली आप दोनों विंडो ओपन रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर ये हो गई मेरे ब्राउजर की आउटपुट विंडो, और सेकेंड विंडो हो गई मेरी ये कोडिंग विंडो। तो आप दोनों को ओपन रख सकते हैं। कई सारे एडिटर या सॉफ्टवेयर आपके इस तरीके के भी आते हैं जो कोडिंग और ब्राउजर की सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके अंदर जो आपका जो टैग है, टैग तो हम बात करेंगे ही। इसका जो डॉक्यूमेंट है HTML का, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका हेड, है ना, हेड के अंदर हम क्या क्या चीजें लिखते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। दूसरा सेक्शन होता है आपका बॉडी। तो बॉडी, सोचो ये जो मैंने कंटेंट लिखा था वो मेरा बॉडी के अंदर है, और ये मैं यहाँ पे बॉडी भी क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोजिंग क्या होती है टैग की, ये आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए स्टार्टिंग हुई, ओपनिंग हुई टैग की, और ये होगी मेरी क्लोजिंग। इसी तरीके से ये बॉडी जो टैग था वो हुआ स्टार्ट, और यहाँ पर वो टैग हो गया क्लोज। तो यानी यहाँ से बॉडी मेरी स्टार्ट हुई है, यहाँ पर मेरी क्लोज हुई है। तो जो मेरा कंटेंट है मैं सारा अभी बॉडी के अंदर ही डालूंगा। हेड के अंदर क्या क्या कंटेंट हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाइटल डाल सकते हैं। ये टैग है टाइटल। आपको पता होगा टाइटल क्या होता है, जो आपका वेब पेज होता है उसके ऊपर यहाँ पर जो एड्रेस बार टाइप होता है वहां पर आपका टाइटल आ रहा होता है। तो ये टाइटल, 1 सेकेंड, टाइटल, ओके। हम यहाँ पर कुछ भी टाइटल का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया, ये हो गया मेरा टाइटल, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट लगानी है, कोई स्टाइल सीट लगानी है, इंटरनल CSS, वो सारी चीजें आप इस हेड के अंदर दे सकते हो। तो देखिए टाइटल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ।
अगर आपको CSS इसी के अंदर लगानी है तो आप एक टैग लगाते हो स्टाइल, फिर वो टैग खत्म कर देते हो स्टाइल टैग, तो इसके अंदर CSS आ सकती है। तो ये ऑप्शनल होते हैं, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, आप हेड को स्टार्ट करके यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। तो हेड सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपका मेन रहता है वो रहता है आपका बॉडी के अंदर। तो ये होता है स्ट्रक्चर आपके HTML पेज का। अब बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग की। जो इंपॉर्टेंट टैग है वो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये टैग की आदेश जो है ये मुझे लेके जाना है, सपोज इसके ऊपर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग के टैग होते हैं, अगर मुझे ये जो मेरा जो कंटेंट है ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो ये मैं लगा देता हूँ सेंटर। बट फिर से मैं बोलता हूँ कि HTML5 रिकमेंड नहीं करता कि आप ये टैग लगाइए, सेंटर टैग अब ऑब्सोल्यूट हो चुका है। तो लेकिन अभी भी ये चलेगा, मैं इसको सेंटर, यानी अब जो मेरा कंटेंट है टैग की आदेश, पहले बाय डिफॉल्ट देखोगे तो इसका अलाइनमेंट था लेफ्ट, बट अब ये अलाइन हो जाएगा सेंटर में। तो चलिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा जैसी पेज को, तो जो आपने वहां पे चेंजेस करे होंगे और वो चेंजेस अगर आपने सेव कर दिए तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो टैग की आदेश था ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो ये था आपका फॉर्मेटिंग का टैग। लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेटिंग का टैग नहीं है, ऐसे बहुत सारे टैग हैं। वो लिस्ट मैं आपको PDF फाइल में दे दूंगा, मैं आपको, आप कमेंट करके मुझे बताइए या आप ईमेल ID दीजिए, मैं उस पर वो लिस्ट आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पर आप और क्या क्या फॉर्मेटिंग इसके साथ कर सकते हैं, जैसे मैंने सेंटर लगा लिया, उसी तरीके से मैं इसके ऊपर बोल्ड भी लगा लेता हूँ, मैं इटैलिक भी लगा लेता हूँ। तो देखिए ये होती हैं टैग, यानी B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, इसी तरीके से U फॉर अंडरलाइन। तो ये सारे टैग मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब मैं इनकी क्लोजिंग भी करूंगा। अगर मैं क्लोजिंग नहीं करता हूं तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन सारा जितना भी आगे का पेज होगा जब तक मैं क्लोजिंग नहीं करूंगा तब तक वो फॉर्मेटिंग चलती रहेगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम टैग को क्लोज नहीं करते। तो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, B टैग मेरा क्लोज हो गया, I भी मेरा क्लोज हो गया और मेरा U भी क्लोज हो गया। तो ये मेरे टैग क्लोज हो गए। अब चलिए अपने पेज के पास मैं इसको टैब से वहां पर आ जाता हूँ, और अब अगर आप देखेंगे तो जो मेरा कंटेंट है टैग की आदेश वो अंडरलाइन भी है, वो मेरा इटैलिक भी है और वो मेरा बोल्ड भी है। तो सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं। अब मेरे पास क्या है, सपोज इसके ऊपर मुझे और भी कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो इसका हेडिंग है, ये जो फॉन्ट है वो मुझे इंक्रीज करना है, तो इसके लिए और कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, लेट्स से मैं इसको हेडिंग बना सकता हूँ। HTML के अंदर हेडिंग के लिए टैग होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम H1 से लेके H6 तक आप दे सकते हो। तो जैसे मैंने दिया H1, इसका मतलब ये सबसे बड़ा हेडिंग बनेगा, और मैं इसको फिर यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया क्लोज। फिर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रैक्टिकल करिए, तो फिर आपके डाउट जरूर दूर हो जाएंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव और फिर से करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखोगे तो इसका साइज जो है वो हेडिंग का साइज बन चुका है। टैग की आदेश अब मैंने जो लिखा वो एक हेडिंग बन चुका है। अब सपोज HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, अब आप देखिए बहुत ध्यान से, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज अब आपको बताने वाला हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें बताता हूँ। सपोज मैं ये जो टैग है ये मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये मैंने जो फॉर्मेटिंग लगाई थी ये मैंने कर दी खत्म। अब मेरे पास जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है सपोज टैग की आदेश। अब मैं क्या करता हूँ, ये भी मैं सेंटर भी हटा देता हूँ, लेट्स से 1 सेकेंड। तो ये मैंने क्लोज कर दिया और इसके बाद मैंने 3-4 लाइनों का गैप दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने सपोज O लेवल वेब डिजाइनिंग, राइट। अब जो बिगनर हैं जिनको नहीं पता HTML के बारे में, उनको लगेगा कि एक लाइन के बाद 3-4 लाइन का गैप होगा और ये लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। मैं इसको करता हूँ सेव और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस पेज को रिफ्रेश। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका आउटपुट है वो एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, HTML का जो कंटेंट होता है, वो आपका, इसको जो ये आपने स्पेस बनाया था ना मल्टी लाइन का, इसको वो वाइट स्पेस की तरह से ट्रीट करता है। यानी कि आपको ये, अगर आपने कितनी भी लाइन का स्पेस दे दिया, वो इन दोनों लाइनों को कॉन्टिन्यूअस में मान रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि टैग की आदेश के बाद जो लाइन है O लेवल वेब डिजाइनिंग, ये कुछ स्पेस के बाद आए, तो आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे आपको 2 लाइनें ब्रेक करनी है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए टैग होता है आपके पास BR। तो अगर आप ये BR टैग लगा दोगे तो ये जो कंटेंट है आपका नेक्स्ट वाला, ये आपका नई लाइन में चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने कंटेंट एक ही लाइन में लिखा है लेकिन उसके अंदर BR टैग लगा दिया तो वो 2 लाइन में डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आपने 4 लाइन में लिखा है और अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग का टैग नहीं लगाया, तो वो बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन में माना जाएगा। यानी ये जो जिस तरीके से ये स्पेसेस हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, वाइट स्पेस हैं, इसको HTML कंसीडर नहीं करता। तो चलिए
अब हम इसको देख लेते हैं। अब आप देख रहे होगे आपका जो कंटेंट है वो 2 लाइन में डिस्प्ले हो गया। तो ये होती है फॉर्मेटिंग जो आप कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे टैग हैं, इंपॉर्टेंट टैग है, वो आप यूज कर सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे आप फ़ॉन्ट बदल सकते हो, जैसे आप फ़ॉन्ट का कलर, फॉर एग्जांपल मुझे टैकी आदेश है, मुझे इसका फ़ॉन्ट का कलर बदलना है, तो हमारे पास फ़ॉन्ट का टैग होता है, फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया लेट से रेड। अब आप देखोगे हालांकि इसके लिए CSS भी अवेलेबल है, तो मैं इसको फ़ॉन्ट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज मैं फ़ॉन्ट क्लोज नहीं करूंगा तो क्या होगा, यही फ़ॉन्ट आगे का जो भी मेरा कंटेंट है उस पर चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि ये जो मेरा टैग की आदेश से पहले इसको देख लेते हैं एक बार। मैंने इसको किया सेव और हम वापस चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। अब आप देखोगे तो जो टैग की आदेश है उसका कलर हमारा चेंज हो चुका है, उसका कलर बन चुका है रेड। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टैग है ना फ़ॉन्ट, ये है आपका टैग, और ये जो कलर है ये है उस टैग का एट्रीब्यूट। तो जब आप क्लोज करते हो तो सिर्फ टैग की क्लोजिंग होती है, एट्रीब्यूट की क्लोजिंग नहीं होती। और इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट के साथ कलर लगा दिया मैंने, साइज भी लगा सकता हूँ। ऐसी और कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, फ़ॉन्ट की फैमिली, टाइप, ये कई सारी चीजें होती हैं, वो आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो। ठीक है, तो आप जो क्लोज करोगे वो सिर्फ टैग को क्लोज करते हैं, वो हम प्रॉपर्टी को क्लोज, एट्रीब्यूट को क्लोज नहीं करते। इस एग्जांपल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे मैंने बॉडी के साथ एक एट्रीब्यूट लगा दिया बीजी कलर, और यहां पर मैंने दे दिया लेट से सियान कलर मैंने दे दिया। ठीक है, तो अब देखो जब मैं क्लोजिंग करूंगा तो मैं बॉडी बीजी कलर की क्लोजिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बॉडी की क्लोजिंग करूंगा। तो इसका मतलब एट्रीब्यूट की क्लोजिंग नहीं होती। तो ये है आपके लिए सीखने वाली बात कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्लोज नहीं करना होता, आपको टैग को ही क्लोज करना होता है, आपको उसके एट्रीब्यूट को क्लोज नहीं करना होता। तो चलिए मैंने सेव कर लिया है। अब हम चल के देखते हैं कि क्या हमारी बॉडी का जो प्रॉपर्टी है हमारी बीजी कलर, ये होती है हमारी बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए, तो क्या वो अप्लाई हो चुकी है नहीं। अब आप देख रहे होगे एक कलर भी इसका बदल चुका है हमारी पूरी की पूरी बॉडी का। जो हमारा डॉक्यूमेंट था HTML का, उसका कलर हो चुका है चेंज। तो मैंने आपको कौन कौन से टैग बताए, मैंने आपको बताया कि हेड का क्या सेक्शन होता है, हेड के अंदर हम स्टाइल लगा सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं, हम टाइटल लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम जनरली करते हैं हेड के अंदर। उसके बाद बॉडी, और बॉडी के साथ हम उसके एडिशनल एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम उसके साथ फ़ॉन्ट, हम उसकी फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर, ये कुछ भी लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट के साथ और भी प्रॉपर्टी होती हैं, ये हम कोई भी नई लाइन में हमें ले जाना होता है तो हम BR का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कुछ थोड़ा सा स्पेस देना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है %NBSP सेमीकोलन। इससे क्या होगा, आप दो कंटेंट जो आप कंट्रोल बनाएंगे आगे चल के, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, उनके बीच में अगर आपको कहीं भी एक स्पेस क्रिएट करना है तो आप ये टैग लगा सकते हो। तो ये लेटर ऑन जब मैं अगले एग्जांपल करूंगा वहां पर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, या फिर हम डिव वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड राउंड में जो हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम जो है इमेज वगैरह अपने पेज के अंदर किस तरीके से इंक्लूड करें। आपको पता होगा कि वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है आप वेबसाइट के पेजेस को लिंक कैसे करें, और वेबसाइट के अंदर आप इमेजेस या मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट किस तरीके से स्टोर करें। तो इमेज के लिए मैं आपको सिर्फ टैग लगा के दिखाता हूं, इमेज आप खुद अपना पाथ दे दीजिए, आपकी इमेज वहां पर आ जाएगी। तो इमेज के लिए जो टैग होता है वो होता है IMG_SRC इक्वल टू, यहाँ पर आपको वो पाथ देना होता है जहां पर इमेज स्टोर है। अब इससे रिलेटेड दो चीजें बता देता हूं, दो तरीके के पाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो आप अगर उसका राइट क्लिक करके पाथ लेंगे तो पूरा पाथ आ जाएगा, सी डॉक्यूमेंट सेटिंग यूजर AD डेस्कटॉप, उसके अंदर जो फाइल का नाम है, तो वो आप यहाँ पर अगर दे देंगे तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट पाथ। ये कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप एब्सोल्यूट पाथ दीजिए, पाथ जनरली हमें रिलेटिव पाथ देना चाहिए। अब रिलेटिव पाथ कैसे होता है, यानी जहां पर अगर सपोज ये HTML की फाइल है, अगर वहीं पर आपकी इमेज भी स्टोर है, तो अगर आप सिर्फ इमेज का नाम दे देंगे img1.jpg सपोज, तो इतने से भी काम चल जाएगा क्योंकि दोनों की लोकेशन सेम है। इससे फायदा क्या होगा, सपोज मैंने आपको अपनी HTML फाइल भी दे दी और अब वो इमेज भी दे दी, तो दोनों वो ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने आपको एब्सोल्यूट पाथ वाली इमेज HTML दे दी और आपको इमेज भी दे दी तो वो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है आप उसे किसी डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर कर लो जहां पर वो एब्सोल्यूट पाथ
खराब हो जाएगा, यानी कि वहां पर तो आपकी इमेज है नहीं, जहां पे मैंने स्टोर कर रखी थी जिस लोकेशन पे, आपने अलग लोकेशन पे कर दी, तो फिर वो फाइल ओपन यानी वो इमेज जो है उसमें ओपन नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम जनरली आती है जब आप यूज करते हो एब्सोल्यूट पाथ। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एब्सोल्यूट पाथ का यूज कम करिए और आप उससे रिलेटेड रिलेटिव पाथ का यूज करिए। तो रिलेटिव पाथ में क्या होता है, आप वहां पर सिर्फ फाइल का नाम देते हो या उसके आगे जो फोल्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेमो नाम का हमने फोल्डर बनाया, इसके आगे हम एक पैरेलल इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर अपनी इमेज रख देते हैं, तो फिर आपको उसके आगे इमेजेस नाम का फोल्डर है वही आपको यहाँ पर रिलेटिव पाथ में देना पड़ेगा, उससे पहले के जितने भी फोल्डर्स के नाम है या पाथ है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है इमेज का। आई होप कि इससे आप इमेजेस खुद से ट्राई करिए, बट इसमें ध्यान कर रखने वाली चीज ये होती है कि आपको एक्सटेंशन भी करेक्ट देना होता है। तो इमेज आई होप कि अब आप कनेक्ट कर लोगे। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम इसके अंदर हाइपरलिंक किस तरीके से क्रिएट। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए देखिए टैग होता है हमारे पास AHREF इज इक्वल टू, यहाँ पर हम उस लिंक को दे देते हैं जो मुझे ओपन करना है। ये लिंक आप कोई वेब पेज का लिंक भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया google.com, www.google.com, और आप कोई भी लिंक आप वहां से कॉपी भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन कोई भी लिंक कॉपी करिए और फिर आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये तो होता है जिस लिंक पे आपको लेके जाना है, AHREF इक्वल टू जो भी लिखा आपने। उसके बाद आपका जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है जिसके क्लिक होने पे इस लिंक पे जाएगा, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिंक, या मैं लिख देता हूँ सपोज क्लिक हेयर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मेरा जो, फिर से मैं बता देता हूँ, मेरी क्लोजिंग जो होती है वो सिर्फ टैग की होती है, तो क्लोजिंग जो होगी वो मेरी ए की होगी, वो मेरी क्लोजिंग HREF की नहीं होगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इससे एक और बात है कि अब कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेरा पेज खुलेगा, जो मेरा लिंक खुलेगा, वो सेम पेज में ही ओपन हो रहा है। तो कई बार उनकी क्वेरी होती है कि जो मेरा डिफरेंट पेज है जो मेरा ओपन हो रहा है वो दूसरे टैब में ओपन होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। आप लिख दीजिए टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए आप अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब जो नया पेज ओपन होगा आपका ये पेज भी ओपन रहेगा, उसके बाद आपका नए टैब में ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको नए टैब में ओपन नहीं करना है तो आप फिर इसको टारगेट इक्वल टू ब्लैंक मत लिखिए। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। आई होप कि आप दोनों तरीके से करके देखेंगे। अगर आपका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो ये हम दोनों, इमेज तो अभी नहीं चलेगा क्योंकि इमेज, इस नाम की कोई इमेज हमारे लोकल में स्टोर नहीं है। चाहो तो आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। आप इस नाम की कोई इमेज रख लीजिए उसी लोकल फोल्डर में जिसका नाम हो IMG1 और एक्सटेंशन हो JPEG, तो वो इमेज में खुल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखेंगे इमेज की जगह पर देखो वो इमेज डिस्प्ले नहीं कर रहा, बन तो गई है इमेज लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा क्योंकि इस नाम की इमेज नहीं है। आई होप कि उसी लोकेशन पे आप अपनी इमेज डाल के इस टैग को चला के जरूर देखेंगे। तो अब ये जो लिंक बन गया ये मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से आपको गूगल के पेज पे ले जाना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे। अब आप देखिए इसने एक नेक्स्ट टैब में टैब ओपन कर दिया है, बट इसने क्या करा, आगे मेरा पूरा पाथ भी ले लिया और उसके आगे लगा दिया google.com। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को मैं सही कर लेता हूँ। www से मेरा काम नहीं चला, मैं इस लिंक को कर लेता हूँ कॉपी और इस लिंक को, एक्चुअल जो लिंक HTTPS के साथ बनेगा वो लिंक वहां पर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये लिंक। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, वापस वाले पेज पे। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और अब खोलता हूँ दोबारा से लिंक। अब तो वो लिंक ओपन हो चुका है। प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने वहां पर HTTPS के साथ जो एक्चुअल URL बना था वो वहां पर नहीं दिया था, मैंने सिर्फ www.google.com लिख दिया था। तो वो क्या किया था, उसने मेरे पाथ के साथ जो मेरी HTML का फाइल का पाथ था उसको भी अपेंड कर दिया था। तो आप हमेशा अगर हाइपरलिंक देते हैं किसी ऑनलाइन वेब पेज का तो पहले उसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ से पाथ कॉपी किया और वो वहां पर एक्चुअल पाथ यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो अब आप देखेंगे पाथ जो बना होगा वो HTTPS के साथ बना होगा, वो आपका एक्चुअल पाथ होता है। अगर मैं ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं देता तो फिर ये जो नए पेज में ओपन हुआ है फिर ये नए पेज में ओपन नहीं होता, उसी टैब के अंदर वो ओपन हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप उस पेज को एक ही जो नया पेज खुलेगा अगर आप उसको सेम पेज में ही रखना चाहते हैं तो आप टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक मत दीजिए, और अगर आपको अलग पेज में रखना है तो फिर आप उसको फिर टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे दीजिए। अब दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जो हमारे सेकंड वाली की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं क्या क्या टॉपिक कराऊंगा, तो उसके अंदर आपको फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है,
और आपका उनके थ्रू वैल्यू कैसे लेते हैं, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, और कुछ HTML5 के कंट्रोल भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंडरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती हैं और स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती हैं। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और इस पे कई बार मल्टीपल चॉइस या इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं उनका मतलब होता है कि आप जितनी बार भी उन वेबसाइट को खोलेंगे या कोई भी यूजर खोलेगा, अलग अलग यूजर भी खोलेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन दिखेगी। जैसे अभी जो ये वेब पेज बन रहा है ना, ये मैं खोलूं या आप खोलो या कोई भी यूजर खोले अलग अलग लोकेशन से, यही दिखेगा। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट वो होती हैं जिनके अंदर कुछ कोडिंग हो रखी होती है, यानी वो हर यूजर के लिए बदल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फेसबुक खोला तो फेसबुक का फ्रंट पेज तो मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, लेकिन जब मैं लॉग इन करूंगा तो जो अंदर का कंटेंट है वो मेरे को कुछ और दिखेगा, आपको कुछ और दिखेगा, डिपेंड्स ऑन योर लॉग इन एक्सेस। तो ये होती हैं आपकी डायनेमिक वेबसाइट, यानी जिनके अंदर डायनामिक होता है, चेंज होता है, हर बंदे के लिए चेंज। ठीक है। तो अभी जो भी हम बात कर रहे हैं ये सारा हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, यानी हमारे स्टैटिक वेब पेजेस कैसे बनते हैं। अब आपके मन में ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि डायनेमिक वेबसाइट अलग तरीके से बनती है क्या। पहले हमारे वेब पेजेस जो होते हैं वो स्टैटिक की तरह से क्रिएट होते हैं, बाद में इनके अंदर कोडिंग भी डाल दी जाती है जिससे उनके अंदर डायनामिक इम्पैक्ट भी आ जाता है। तो ये चीज होती हैं जो डिफरेंस होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के बीच में। तो चलिए आप कुछ और टैग इंपॉर्टेंट टैग कर लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना कोई कंटेंट, अगर सपोज आपको टेबल के अंदर लेके आना है तो आप टेबल किस तरीके से बना सकते हो। तो टेबल बनाने के लिए सपोज सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक टैग होता है टेबल टैग। हालांकि ये HTML फॉर्म के बाद मैं टेबल बताता हूँ, लेकिन अभी आपको पहले इसलिए बताना पड़ रहा है कि फॉर्म के साथ आपको मुझे इनपुट के कंट्रोल और आपको वैलिडेशंस वगैरह भी बताने पड़ेंगे, वो सेकंड क्लास में बताऊंगा। बट टेबल में सिर्फ डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो मैं आज वाली क्लास में कवर कर लेता हूँ। तो टेबल टैग के साथ हम लगाते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट। एक सेकंड, कहाँ चला गया मेरा टेबल टैग, टेबल, और इसके साथ लिखा मैंने बॉर्डर इक्वल टू जो मेरी टेबल बनेगी उसकी जो मुझे विड्थ रखनी है बॉर्डर की वो कितनी रखनी है, वो मुझे पिक्सल्स में देनी होती है, तो मैंने यहाँ पे दे दी 2। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर एक टैग होता है, आप हेड लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। मैं अभी हेड नहीं लगा रहा क्योंकि टेबल को मैं CSS के साथ भी आपको समझाऊंगा। तो आप सबसे पहले जितने हेडिंग आपको बनाने हैं वो TH से बना लीजिए। इसके अंदर आपको जैसे बनाना है फॉर एग्जांपल रोल नंबर, सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया TH, तो यानी ये जो है रोल नंबर ये एक हेडिंग में बन जाएगा और टैग मेरा स्टार्ट हो गया TH। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर मुझे और भी लेना है तो मैं दूसरा हेडिंग भी शुरू कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से TH लगाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम। अब ये दो हेडिंग हमारे बन चुके हैं, रोल नंबर और नेम। अब आपको डेटा जब लेकर आना है तो आपका पहला टैग होता है TR यानी टेबल की रो क्रिएट हो गई, और ऊपर वाला था TH यानी टेबल का हेडिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको जो भी डेटा डालना है वो डाल सकते हो। जैसे TR शुरू हो गई, अब डेटा किस तरीके से डालते हैं, हम लिख देते हैं TD। TD के बाद मुझे पहला रोल नंबर का डेटा डालना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 4321, ये मेरा TD क्लोज हो गया। पहले टेबल का पहला डेटा, पहले रो का। फिर दूसरा डेटा डाला मैंने, TD के बाद मैंने डाल दिया नाम सुनील, ये मेरा TD हो गया क्लोज, TD मेरा क्लोज। उसके बाद मेरा TR भी क्लोज हो गया। अब TR यानी देखिए एक रो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर खत्म हुई। अब उसी तरीके से अगर मुझे एक और रो बनानी है तो मैं इसी TR को फिर से शुरू करूंगा। तो ये काम चलता रहेगा जब तक मेरी रो बनती रहेंगी। लेकिन जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं उनके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि कितनी रो बनेंगी, तो ये कोड जो है लूप में पड़ा होता है। ठीक है, जिससे जो रो हैं जो हेडिंग है वो डायनेमिक बन जाते हैं। तो ये आप लेटर ऑन ट्राई कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने बड़े इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, मेरी लाइव क्लासेस के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल में करवाई हुई है, आप वहां से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सीख सकते हो। अब मैं इस टैग को भी क्लोज कर देता हूँ, टेबल को भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास वहां पे टेबल आई है या फिर नहीं आई, और आई है तो कहाँ आई है। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं रिफ्रेश। अब आप देख रहे हो ये डेटा आ गया। अब ये टेबल क्यों दिख रही है ऐसी, क्योंकि ना हमने इसकी बिट सेट करी है CSS से, ना हमने इसकी हाइट सेट करी है, ना हमने इसके अंदर कोई फॉन्ट बनाया, हमने सिंपली अपना डेटा यहाँ पे लाके दिखाया। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल अगर आप ट्राई करोगे जो मैंने टेबल वगैरह के बताए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलते हैं कि हम एक टैग में आपको और बता देता हूँ कि टेबल के बाद एक टैग जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, अब उतना हम HTML की वेबसाइट में नहीं देखते। आपने देखा होगा एक टैग चलता है मार्की।
इसको कुछ लोग मार्क्यू भी बोलते हैं, कुछ लोग मार्की भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जब कई सारी वेबसाइट पर आप देखोगे रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होते थे तो उसमें वो चलता रहता था, है ना। तो वो किस तरीके से चलता है, मार्की, ये मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। तो इसका मतलब ये जो है रिजल्ट हेयर लिखा हुआ, ये चलने लगेगा, है ना, स्क्रॉल होगा। अब देखिए किस तरीके से होता है, वो देख लेते हैं। अब आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मेरी ये जो विंडो है इसके साथ ये आ गया रिजल्ट हेयर। अब इस पे आप हाइपरलिंक भी बना सकते हो। मैंने हाइपरलिंक नहीं बनाया, सिर्फ लिखा हुआ है। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, बॉटम टू टॉप करना हो, टॉप टू बॉटम करना हो, या फिर ये जाने के बाद वापस आने लगे, किस स्पीड से चले, ये सारे होते हैं एट्रीब्यूट जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मार्क्यू के अंदर अगर आप एट्रीब्यूट बदल दोगे तो वो चल जाएंगे। अभी सिर्फ डिफॉल्ट टैग लगा है, यानी मार्क्यू बाई डिफॉल्ट क्या करता है, राइट टू लेफ्ट आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन को मूव कर देता है। तो ये चीज होती है मार्की टैग के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दी। तो मार्की टैग और भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कई जगह, मैं उनके लिंक दे दूंगा, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी टैग होते हैं, जैसे आपको लगाना है, फॉर एग्जांपल आपको लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टैग होते हैं। एक होता है आपका OL, एक होता है आपका UL। OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट और UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपको मेन्यू बनाने हैं तो वो आप OL या फिर UL से बना सकते हो। तो पहले हम UL ले लेते हैं, OL नहीं, UL ले लेते हैं पहले। UL के अंदर जैसे मैंने ले लिया नाम, सपोज यहाँ पर मैंने दे दिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है हॉबीज, किसी बंदे की हॉबीज क्या है, तो UL शुरू कर दिया। और UL के अंदर सबसे पहले तो UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरी स्टार्ट हो गई। इसके बाद हमारा टैग आता है LI। LI मतलब लिस्ट के जो एलिमेंट हैं। देखो लिस्ट स्टार्ट हुई है UL से और उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे, तो वो एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिए। जैसे मेरी हॉबीज हैं क्रिकेट, लड़कियों की कुछ और हॉबी हो सकती हैं। उसी तरीके से अगली हॉबी है सपोज न्यूज, मैंने यहाँ पे लिख दिया LI न्यूज, ठीक है। अब हम बस इतनी हॉबीज ले लेते हैं, दो ही बहुत हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ UL को, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से वो डिस्प्ले करेगा। अब आप देख रहे हो हॉबीज और ये दो हॉबीज आ गई, क्रिकेट और न्यूज। तो अभी कोई नंबर्ड में नहीं आई क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ये बाय डिफॉल्ट सर्किल आ रहा है, इसमें आप कोई शेप चाहते हो अपने ही मर्जी से या फिर और बदलना चाहते हो तो वो CSS से सब कुछ हो सकता है। इसी तरीके से अगर मुझे अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट कर देता हूँ। इसी कोड को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया एक पेस्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज, ठीक है, मैंने लिख दिया स्टडी टाइमिंग, सपोज ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने UL की जगह OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कितने बजे पढ़ूंगा भाई मैं, मान लो क्या क्या काम करूंगा मैं, किस ऑर्डर में करूंगा मेरा, या ये लिख दो माई शेड्यूल, माई शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सरसाइज, यहाँ पे फिर अगले नंबर पे मैंने लिख दिया सपोज स्टडी, ठीक है। ये हो गया लाइक। अब उसके बाद हम ये जो हमारा OL टैग था उसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, OL, ठीक है, OL भी क्लोज। अब देखते हैं इसमें क्या करेगा। अब देख रहे हो कि जो माई शेड्यूल है इसमें वो नंबर्ड बन के आ गए, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, स्टडी, 1 2 3 ऑलरेडी आ गया, अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हो कि जो नंबरिंग है 1 2 3 की जगह ABCD या फिर रोमन में या फिर ABCD स्मॉल कैपिटल कुछ इस तरीके से आ जाए तो वो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बदल देंगे OL के साथ CSS से लगा के और वो बदल जाएगा। तो ये सारी होती हैं प्रॉपर्टी। आप टैग के साथ आप बेसिक काम करते हो, लेकिन अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी भी पता है, एट्रीब्यूट भी पता है, आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। लेकिन हम जनरली टैग के साथ वो काम नहीं करते जो काम हम CSS से करते हैं। तो CSS वाली क्लास जरूर इंपॉर्टेंट रहेगी। और आज की क्लास में मैंने जो बताया आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप अगर ये प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी। एक चीज़ मैं इसमें सिर्फ और रिपीट कर देता हूँ कि जो हमने हाइपर लिंक बनाया था, अगर आपको इस हाइपर लिंक की जगह अपना कोई वेब पेज क्रिएट करना हो
तो आप उस वेब पेज का नाम यहाँ पर दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप t1.html को कनेक्ट करना है तो वो आप नाम यहाँ पर दे दीजिए t1.html। अगर वो पेज किसी दूसरी लोकेशन पर है तो आप वो लोकेशन भी दे सकते हो, या फिर आप रिलेटिव लोकेशन भी दे सकते हो। ये अगले एग्जाम्पल में जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें ये वाला प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाऊंगा। तो जो ये वाला t1.html वाला पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा सेकेंड टैब के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर दे रखा है target_blank। तो इस तरीके से हम मल्टीपल पेज कनेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, लास्ट है बस, वो मैं आपको अभी और बता देता हूँ। एक डिव और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो डिव के अंदर हमें क्या करना होता है, डिव देखिए डिवीजन बनाने के लिए काम आता है। यानी आपके पेज में आपने देखा होगा मल्टीपल सेक्शन है, ऊपर कुछ हेडर है, मेन्यूज हैं, बीच में कुछ इमेजेस हैं, नीचे कोई फुटर का सेक्शन है। तो इस तरीके से आप उसको जो अरेंज करते हो वो करते हो आप डिव से। तो डिव टैग किस तरीके से लगाते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव। और अगर किसी भी टैग के अंदर ही आपको CSS लगानी है तो आप लिख सकते हो स्टाइल इज इक्वल टू इस तरीके से। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ये हालांकि मैं CSS वाली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। तो स्टाइल के अंदर यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम कि जो मेरा डिव बनेगा उसके ऊपर एट्रीब्यूट अप्लाई करता हूँ। विड्थ क्या रहनी है उस डिव की, वो लिखा मैंने विड्थ में कॉलन 100%, यानी मेरा जो डिव बनेगा वो उसकी विड्थ पूरे पेज पे रहेगी, 100% रहेगी। उसी तरीके से दूसरा भी एट्रीब्यूट लेना है मुझे, हाइट क्या रहेगी उसकी, हाइट मैंने बोला चलो 20% कर दो, ठीक है, जहां डिव बनेगा उसकी 20% हाइट। उसके बाद हमसे कहते हैं कि चलो कलर क्या रहेगा उसका, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये क्या रहने वाला है, तो वो मैंने कह दिया चलो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो यानी एक डिव बनेगा, एक डिवीजन बन जाएगा, यानी कि एक पट्टी बन जाएगी एक तरीके से आप उसको कह सकते हो, जिसके अंदर वो बनेगी कैसे, वो मैंने यहाँ से डिफाइन किया स्टाइल से कि भैया उसकी विड्थ 100% रख दो, उसकी हाइट जो है वो 20% रख दो, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन रख दो। देखो अगर आप ये नहीं लगाते तो डिव बन गई होती बट वो विजिबल नहीं होती आपको, जब उसका कोई बैकग्राउंड कलर ही नहीं है, उसका कोई विड्थ हाइट ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 0 होती, तो इसलिए वो डिव दिखती नहीं। अब मैं ये डिव दिख जाएगी और मुझे खत्म करनी है तो मैं कर दूंगा डिव को क्लोज। बट ये सबसे खतरनाक एलिमेंट होता है HTML के अंदर, तो इस डिव को जरूर सीखिए। अगले वीडियो में मैं एक अलग से अपलोड कर दूंगा जिसमें डिव के बारे में मैं सारा बताऊंगा। डिव बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है जो बहुत परेशान करता है अलाइनमेंट से रिलेटेड। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ओके ये नहीं आया तो मैं इसके टैग में देखता हूँ कहीं कोई मिस्टेक है, ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग कर दिया, तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, फिर से करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखेंगे ये डिव आ चुका है। तो ये होता है डिव, इसके ऊपर आप कुछ कंटेंट लिखना है, कोई इमेज लगानी है, कुछ भी वो काम भी कर सकते हो। तो इस पहली क्लास में मैंने आपको बताया HTML का बेसिक, लंबी क्लास थी क्योंकि ये टॉपिक इसके अंदर ज़्यादा हैं। आई होप कि सेकेंड वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स और जो आपके जो भी रिमेनिंग टैग हैं, HTML5 के टैग हैं और उनके ऊपर क्या वैलिडेशंस लगते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा सेकेंड क्लास में जो मैं HTML की अपलोड करूंगा। तो आई होप कि इससे आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। अगर है कोई क्वेरी तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, करूंगा उसका रिप्लाई। फिर मिलेंगे और ज़रूर मेरी जुड़िए मेरी लाइव क्लासेज में जो कि मैं स्टार्ट करूंगा संडे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो press the like button and share the video with others. Thank you.